नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी का छठा पाठ दो संस्मरण पढ़ने जा रहे हैं। दो संस्मरण इसकी पाठ की जो विधा है वह है संस्मरण और इसके लेखक हैं श्री संजय सिन्हा जी। बच्चों, संजय सिन्हा जी का जन्म बिहार में पटना में 1946 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 30 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता से यह जुड़े हुए हैं और इनकी अनेक कहानियां, संस्मरण इत्यादि जो इन्होंने लिखे हैं वह अनुभवजन्य हैं। इनकी रचनाएं नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। 6.1 रिएक्टर स्केल जो उपन्यास है, समय संस्मरण संग्रह, यह इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब हम समझेंगे गद्य संबंधी, अर्थात इस संपूर्ण पाठ में लेखक ने क्या बताना चाहा है, क्या बताया है। बच्चों, इस संपूर्ण पाठ में लेखक ने 2 संस्मरण दिए हैं। 2 संस्मरण, जिसमें पहले संस्मरण में मनुष्य के आत्मबल को मजबूत करने, उसे दृढ़ निश्चयी होकर सामूहिक जीवन जीने की उपयोगिता को दर्शाया है। और इस पहले संस्मरण में सिन्हा जी ने नेतृत्व के गुण और उसकी जवाबदारी को स्पष्ट किया है। वहीं दूसरे संस्मरण में लेखक ने पारिवारिक रिश्ते संबंधों के महत्व को बताया है। किस तरह लेखक परिवार ने अपरिचितों को सहजता से आश्रय दिया, सहायता की, और आज के समय में वह बातें अनुकरणीय हैं। बच्चों, अब हम समझते हैं 2 संस्मरण इस पाठ के पहले संस्मरण को। इस संस्मरण का नाम है हंस और आदमी। यहाँ पर हंस के माध्यम से आदमी वर्ग को जो संदेश लेखक ने देना चाहा है वह हम इस संपूर्ण कथानक में समझेंगे। यहाँ सबसे पहले तो संजय सिन्हा जी वाचकों से प्रश्न पूछते हैं, यानी हम सबसे यह प्रश्न पूछते हैं कि आपने हंसों को उड़ते हुए तो देखा है, जरूर ही देखा होगा। वे अक्सर देखते थे कि आसमान में हंस अंग्रेजी अक्षर के वी के आकार में उड़ते चले जा रहे होते। इस तरह उनकी उड़ान को देखकर, उनके वी के आकार को देखकर वे हमेशा ही हैरान रहते। हैरान रहना अर्थात आश्चर्यचकित होना, तो वह हमेशा ही हैरान रहते। उन्हें ऐसा लगता मानो बहुत से अनुशासित सिपाही सफेद पंखों में लिपटकर हवा में तैरते जा रहे हैं। बच्चों, वे अनुशासित सिपाही क्यों लगते थे, इस देखो अगले परिच्छेद में इसका विवरण दिया है। क्योंकि वे वी आकार बनाकर उड़ रहे होते और उनका जो स्थान था वह भी निश्चित था। यानी जो पक्षी आगे उड़ता था, जो हंस आगे उड़ता था और वह पीछे नहीं जाता था, और कुछ हंस बीच में उड़ते थे और कुछ पीछे उड़ते थे। यानी वी आकार बनाकर के जो वे उड़ते थे, उस स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता था, जिसके कारण लेखक के मन में यह प्रश्न उठता था कि सबसे आगे जो उड़ रहा है वह आगे ही क्यों उड़ रहा है, सबसे पीछे जो उड़ रहा है वह पीछे ही क्यों उड़ रहा है, वह कभी आगे आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा, या बीच वाला क्यों नहीं कभी अपनी जगह पर बना या अपनी जगह पर ही बना रहता है वह, और उसी एक ही रफ्तार से वह उड़ता चला जा रहा है जिस रफ्तार से आगे वाला उड़ रहा है। कभी कभी उन्हें ऐसा आभास होता कि क्या उन्हें किसी ने निर्देश दिया है, यानी उन्हें किसी ने बताया है, संकेत दिया है, और यदि कोई ऐसा संकेत देने वाला अर्थात निर्देशक है तो वह कौन है। ऐसे अनेकों प्रश्न उनके मस्तिष्क में, उनके बाल मस्तिष्क में उठते और उन प्रश्नों को लेकर वह अपने माँ के समक्ष जाते। माँ बड़े प्रेम से उनका सर सहला देती और कहती कि ये मानसरोवर के हंस है। तो मानसरोवर के हंस से तो क्या हुआ, ये एक ही गति से क्यों उड़ते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो माँ बताती कि ये आपस में रिश्तेदार हैं और जो सबसे आगे वाला है वह उनका नेता है, वही उड़ने की रफ्तार और दिशा को तय करता है और उनके पंखों को बाकियों से ज़्यादा मेहनत करनी होती है। सामने आने वाले खतरे को वह पहले पहचानता है
और वह हवा को काटता है। उसके बाद बाकी के जो हंस हैं वह हवा को काटते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर माँ बताती है कि जो सबसे आगे उड़ने वाला नेता है वही सभी हंसों का नेतृत्व करता है, और नेतृत्व करने के साथ ही वह संकटों का सामना भी अधिक करता है। वही आने वाले खतरों को सबसे पहले पहचानता है। पहले वह हवा को काटता है, और सबसे आगे होने के कारण जब वह हवा को काटता है तो उसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है, जबकि पीछे वाले हंसों को उसे कम परिश्रम करना पड़ता है, और उससे भी पीछे यानी सबसे पीछे वाले हंस को और कम मेहनत करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों इस तरह से आगे वाला हंस आगे रहता है और पीछे वालों के लिए रास्ता बनाता चलता है? उससे क्या फायदा होता है? यह प्रश्न लेखक के मन में उठता है। तब माँ बताती कि मैंने कहा ना कि ये रिश्तेदार हैं और ये जानते हैं कि कर भला तो हो भला, इसलिए एक दूसरे का साथ देते हुए चलते हैं। यानी यहाँ माँ बताती है कि जब हम परोपकार करेंगे तो हमारा भी भला होगा। यानी दूसरों पर के लिए जब हम भलाई करते हैं तो हमारा भी भला अपने आप हो जाता है। और इसी तरह से इस बात को ये हंस जानते हैं, और यही कारण है कि वह उड़ते हुए आगे चलते हैं। और चूंकि ये सब मिलजुल कर एक साथ उड़ते हैं, इसलिए ये बहुत दूर तक उड़ते हुए चलते हैं, और एक बार में 10 घंटे तक भी ये उड़ लेते हैं। तो इस तरह 10 घंटे उड़ सकने के का जो सामर्थ्य है, यह आपसी मेलजोल के कारण ही इनमें आता है। लेखक को सुनकर बड़ा विस्मय होता है, आश्चर्य होता है कि 10 घंटे एक साथ। माँ कहती है, हाँ बेटा, कई बार तो उससे भी ज्यादा उड़ लेते हैं। और इनमें सबसे आगे रहने वाले हंस को अधिक मेहनत करना पड़ता है, इसलिए जब वह थकने लगता है तो सबसे पीछे वाला जो हंस जो एकदम आराम से अभी तक उड़ रहा था, वह उसकी जगह लेने के लिए पहुंच जाता है। और इसी तरह से सारे हंस एक के बाद एक अपनी जगह को बदलते हुए उड़ते चलते हैं, और इस तरह से वे हवा में ही विश्राम करते हुए चलते हैं। इस तरह माँ बताती है कि ये सारे हंस एक साथ मिलकर उड़कर हजारों मील का सफर तय कर लेते हैं। हंसों के इस कहानी से लेखक को यह आभास होता है, यह पता चलता है कि यदि हम मिलजुल कर चाहें तो हम मिलजुल कर बड़े से बड़ा काम एक साथ और कम परिश्रम में आसानी से कर सकते हैं। हंसों के बारे में लेखक को माँ ने अनेकों कहानियां सुनाई थीं, और वह उन्हें बताती थीं कि हंस मोती खाते हैं, और हंसों के पास नीर और क्षीर, नीर अर्थात पानी, क्षीर अर्थात दूध, इनको अलग करने का विवेक होता है, विवेक अर्थात बुद्धि। तो हंसों के पास पानी और दूध को अलग करने की बुद्धि होती है। इसी तरह की हंसों की एक घटना माँ ने बताई थी लेखक को कि किस तरह से एक शिकारी ने एक हंस को मार दिया था, तो सिद्धार्थ ने उसे बचा लिया था। और शिकारी ने ही सिद्धार्थ को बताया, जब शिकारी सिद्धार्थ के पास अपना शिकार मांगने के लिए गया, तो सिद्धार्थ ने ही उस शिकारी को बताया कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है, और इसलिए वह घायल जो हंस है वह शरणार्थी है सिद्धार्थ का, इसलिए सिद्धार्थ शिकारी को वह हंस नहीं दे सकता है। और इस तरह से सिद्धार्थ ने हंस के प्राणों की रक्षा की थी शिकारी से। तो यह घटना भी माँ ने बताई हुई है लेखक को, इसका उन्हें ध्यान है अन्य कहानियों के साथ। और इन कहानियों के साथ लेखक उन हंसों के साथ उड़ता चला जाता है, और वह यह महसूस करता है कि उन्हीं हंसों की तरह ही लेखक का भी परिवार है। पीछे वाले हंस की तरह की जगह पर यहाँ लेखक ने अपने आप को रखा है कि वह तब कमजोर थे, उनके पंख कमजोर थे, और इसलिए वे आगे उड़ने वाले हंस जो थे उनके लिए जगह बनाते हुए चलते थे, और लेखक के भी हिस्से की मेहनत हंस ही किया करते थे। बाल बुद्धि की बात है बच्चों, यहाँ पर बाल बुद्धि में लेखक ने हंस के समान ही अपने परिवार को रख लिया था, उनके समतुल्यता में, और उस तरह से उन्होंने कल्पना की थी कि वह सबसे पीछे उड़ रहे हैं, उनसे आगे उनके पिता उड़ रहे हैं, और बाकी के घर के जो सदस्य हैं वो बीच बीच में हैं। और सबसे आगे उड़ने के कारण पिताजी को सबसे पीछे वाले हंस यानी अपने
बेटे यानी लेखक के लिए अधिक परिश्रम उन्हें करना पड़ता है। और इस तरह से लेखक के मन में यह विचार आते और बीच के हंसों में उन्होंने चाचा चाची भाई बहन दादी को भी रख लिया था। उन्होंने यह भी कल्पना कर ली थी, देखो कि दादी तो बूढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, पिताजी के मजबूत पंख सबके लिए रास्ता बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर जो पिताजी हैं वह सबके लिए रास्ता बना रहे हैं और सभी संकटों से दो हाथ करके आने वाली संकटों के लिए दीवार बनकर खड़े हो रहे हैं। अर्थात जो भी संकट आ रहे हैं उन संकटों का, उन संघर्षों का वे सामना कर रहे हैं और सभी को सहारा दे रहे हैं। यही काम पहले दादाजी ने भी किया होगा, अब पिताजी कर रहे हैं। अब पिताजी दादी जी के लिए यह काम कर रहे हैं। यह परिवार है और जब पिताजी थक जाएंगे तब उसका उपाय लेखक के सामने आता है कि तब माँ आगे हो जाएंगी, फिर चाचा जी आगे हो जाएंगे और इसी तरह उड़ते उड़ते एक दिन मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मैं भी आगे आ जाऊंगा और तब पिताजी से कहूंगा कि आराम कीजिए, मेरे पंख सबके पंखों को अब आराम देंगे और सबको साथ लेकर उड़ेंगे। यहाँ पर लेखक ने हंसों की भांति किस तरह मिलजुल कर रहना है और संयुक्त परिवार का जो महत्व है वह बताया है कि किस तरह से संयुक्त परिवार में लोग मिलजुल कर रहते हैं और कमजोर व्यक्ति की जो कमियां हैं वह छिप जाया करती हैं और परिवार का जो मजबूत सदस्य होता है उसके सहारे सभी का बेड़ा पार हो जाया करता है। यानी परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे का सहारा मिलता है और सभी विकास करते हैं। और यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबको हंसों के बारे में बताऊंगा। यानी जो लोग इस बात को नहीं समझते, एकता के बल को नहीं समझते, संयुक्त परिवार के महत्व को नहीं समझते, उन सबको मैं हंसों के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से आदमी भी चाहे तो एक साथ उड़कर बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन साथ साथ मिलकर, यानी एक दूसरे की सहायता करते हुए हम किस तरह से विकास कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके किस तरह से ऊंचाइयों को पा सकते हैं, अपनी मंजिल को छू सकते हैं। यह बात लेखक सोचते हैं कि मैं सभी को बताऊंगा। और एक दिन ऐसा भी आता है जब लेखक बड़े हो गए हैं, यानी अब वे बड़े हो गए हैं और बहुत कोशिश की लेकिन आदमी ऐसा कहाँ होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि बड़े हो जाने के बाद किस तरह से उन्होंने यह अनुभूत किया कि हंसों में और इंसानों में फर्क होता है। हंस जहाँ एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, वहीं जो मनुष्य है वह एक बार स्वयं अगर आगे हो जाता है तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचता है, उसे पीछे वालों की चिंता नहीं रहती। यहाँ तक कि कई बार वह पीछे चलने वाले के लिए भी आगे निकलने के होड़ में, यानी कई बार पीछे चलते हुए भी वह आगे निकलने के होड़ में अनुशासन को तोड़ देता है। हंस देखो, जो आगे का आगे, पीछे का पीछे, बीच का बीच में, इस क्रम से उड़ते हैं, जबकि मनुष्य है स्वयं आगे निकल जाने के लिए वह इस क्रमबद्धता के अनुशासन को भी तोड़ देते हैं। यानी दूसरों को नुकसान पहुंचा करके भी यदि आगे बढ़ने का मौका मिले तो वह इससे नहीं चूकते हैं और कई बार तो यहाँ पर दूसरों के लिए मुश्किल भी खड़ी कर देते हैं। माँ कहती थी कि भगवान के बनाए सभी जीवों में आदमी सबसे बुद्धिमान होता है, लेकिन यहाँ लेखक को लगता है कि भले ही भगवान ने सभी जीवों में सबसे बुद्धिमान आदमी को बनाया है, लेकिन स्वयं लेखक को तो हंस इंसानों से अधिक बुद्धिमान लगते हैं, क्योंकि वे सबको साथ लेकर उड़ते हैं। एक दिन में 10 घंटे उड़ते हैं, हजारों मील उड़ते हैं और इस प्रक्रिया को जो सबसे कमजोर हंस है वह भी पूर्ण कर लेता है सबके साथ होने के कारण। तो यहाँ पर चूंकि सबसे कमजोर हंस भी उन सभी तेज उड़ने वाले हंसों के साथ एक दिन में 10 घंटे और हजारों मील उड़कर सबके साथ बना रहता है, तो यही कारण है कि यहाँ लेखक को हंस अधिक बुद्धिमान लगते हैं। लेकिन आदमी ऐसा कहाँ करता है? आदमी तो स्वयं आगे बढ़ने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकता है और यही कारण है
कि वह उसे इच्छा होती है कि भले ही आज माँ नहीं है, लेकिन माँ होती तो यह जरूर पूछते लेखक उनसे कि माँ, इन हंसों को रिश्तों का यह पाठ भला किसने पढ़ाया है। बच्चों, अब हम दूसरा संस्मरण पढ़ने जा रहे हैं, आत्मीय रिश्ते। इस आत्मीय रिश्ते में लेखक ने बचपन की ही घटना है और यहाँ पर भी लेखक बचपन की ही घटना का वर्णन कर रहे हैं पहले संस्मरण की तरह। यहाँ पर घटना यह घटित हुई है कि वो लेखक पटना में रहा करते थे और कई साल पहले, यानी जब वो छोटे थे उस समय, एक रात उनके घर की घंटी बजी और तब ऐसा प्रश्न सबके दिमाग में कौंधा कि भला आधी रात को कौन आया है। और पिताजी चूंकि सबसे बड़े थे इसलिए वह बाहर निकले। उन्होंने देखा तो कि सामने एक पुरुष और एक महिला खड़ी है। उस पटना वाले घर के बरामदे में लोहे की ग्रिल लगी थी जिसमें रात को लेखक के घर वाले ताला लगा देते और पूरा घर उस तरह सुरक्षित हो जाता था। तो रात को जब कोई आया है यह देखा तो पिताजी ने ताला खोला और पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। जवाब में उन्होंने पिताजी के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ाई। देखो बच्चों, यहाँ पर यह घटना लेखक के बचपन की है। हम सब जानते हैं कि मोबाइल अब विकसित हुआ है और अब भी उसमें कई फंक्शंस हैं जो विकसित होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण दूरियां जो हैं लोगों की वह बहुत ही कम हो गई हैं। बाकी अपने अभिभावकों से पूछ सकते हो, तुम सभी बहुत छोटे छोटे ही थे उस समय जब चिट्ठियां घर पर आया करती थीं। यदि ध्यान हो तुम्हें तो याद कर सकते हो कि किस तरह से एक चिट्ठी आती थी जिसमें सभी घर वालों का हाल चाल लिखा होता था और पूछा जाता था और जवाब में फिर एक चिट्ठी भेजी जाती थी जो महीनों लग जाते थे। यानी एक चिट्ठी को आने में और उसका जवाब पाने में लगभग महीना लग जाया करता था। और यही कारण है कि उस समय आज की तरह फोन तो था नहीं बच्चों कि वहां से बुआ जी फोन करके बोल देती कि भाई मेरे पहचान वाले जा रहे हैं, इनका ध्यान कर लेना। चिट्ठी की बात थी। अब ये इलाज करवाने के लिए आए थे तो आ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में समय इतना नहीं था कि चिट्ठी लिखकर भेजी जाए और फिर चिट्ठी से पहले तो मेहमान ही आ जाते। इसलिए बुआ जी ने पिताजी के लिए एक चिट्ठी ही लिखकर उन लोगों के हाथ में दे दी थी। पिताजी ने चिट्ठी पढ़ी और खुश हो गए और आगंतुक यानी आने वालों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया यानी पूर्णतया विश्वास उन पर कर लिया। और परिवार वालों को भी आवाज देकर के बुलाया और बताया कि ये लोग फला जगह से आए हैं, फला जगह से यानी यहाँ से आए हैं और इन्हें बुआ जी ने भेजा है। अरे वाह! अब बुआ जी को तो हर कोई जानता था, इसलिए किसी ने यह पूछने की जरूरत नहीं समझी कि वह कौन है और कहाँ से आए हैं। बुआ जी ने कहा तो बुआ जी का कहा जो है वह पत्थर की लकीर थी। तो इसलिए बुआ जी के यहाँ से आए हैं, बुआ जी ने उन्हें भेजा है, यह जान लेना ही सबके लिए बहुत बड़ी बात थी। सर्दियों का समय था और शीघ्रता से उनके सोने के लिए एक बिस्तर का इंतजाम किया गया। अब यहाँ दो भाई, देखो बचपन की घटना है कि लेखक और उनके भाई दोनों दो रजाइयों में सो रहे थे, लिपटे हुए थे ठंड के कारण। अब उनकी एक रजाई ले ली गई। बच्चों, हम सब जानते हैं मध्यम वर्गीय परिवार में इतना अतिरिक्त सामान तो नहीं रखा होता है कि मेहमानों के लिए अलग से सामान रखा जाए। हाँ, जब मेहमान आते हैं तो घर के लोगों के ही सामान में व्यवस्थित एक दूसरे से एडजस्ट कर लिया जाता है और मेहमान का भी काम हो जाता है और घर वालों का भी काम चलता रहता है। तो यहाँ पर लेखक के एक रजाई ले ली गई और कहा गया कि दोनों भाई एक ही रजाई में सो जाओ, क्योंकि एक रजाई मेहमान को देनी है। लेखक को यहाँ याद आता है कि हम लोग उनसे पहली बार मिले थे। पिताजी ने अपनी बड़ी दीदी और पूरे परिवार का हालचाल भी पूछा था। जान लिया कि वे उनके जानने वाले हैं, मतलब जो आए हुए हैं आगंतुक वह बुआ जी के पहचान वाले हैं। यानी
लेखक के परिवार के रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि उनकी जानकारी के लोग हैं सिर्फ। अब चूंकि जो आए थे उनमें महिला की तबीयत खराब थी और पटना के मेडिकल कॉलेज में इलाज होना था। अब चूंकि बुआ जी को जानते थे, इसलिए बुआ जी के छोटे भाई का पटना में है इस बात की खबर थी, और इसलिए इस बात की अब चिंता उन्हें नहीं थी कि भला वे लोग पटना जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। बच्चों, पहले इसी तरह से होता था कि लोग जहाँ कहीं भी जाते थे, यदि कोई परिचित मिल जाता था तो उन्हीं के घर ठहर जाया करते थे, और उन्हीं के घर से उन आगंतुकों के यानी मेहमानों के खाने पीने रहने और जहाँ भी जाना आना है उस स्थान पर आने जाने की भी व्यवस्था कर दी जाती थी। और इस तरह से मेहमान और मेजबान यानी जो जाया करते थे वे मेहमान और जिनके घर जाया जाता था वो मेजबान, दोनों एक दूसरे को समझ लेते थे और किसी तरह की परेशानी का अनुभव वे नहीं करते थे। अब यहाँ पर वे लोग आ तो गए थे, आते हुए उन्हें अधिक रात हो चुकी थी। हालांकि उनकी ट्रेन शाम को आनी थी, लेकिन ट्रेन समय से 5 घंटे लेट हो चुकी थी और इस वजह से मेहमान बिना खाए पिए ही आधी रात को घर पहुंच गए थे। आज की तरह होटल में जाना बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था पहले के लोगों का, और चूंकि रात हो चुकी थी इसलिए सवाल भी नहीं उठता था, इसलिए वे लोग बिना खाए पिए ही लेखक के घर पहुंच गए थे। अब इस बात की जानकारी होते ही अत्यंत शीघ्रता से लेखक के घर खाना बना और फिर खाना खाकर वे लोग सोने की व्यवस्था में जुट गए। जुगाड़ हुआ यानी व्यवस्था की गई। सोने की व्यवस्था के साथ ही सुबह उन्हें अस्पताल जाना था, तो वह कैसे जाएंगे, किस तरह से, उस बात की भी व्यवस्था कर दी गई थी। इस तरह से वे आए हुए परिचित लगभग सप्ताह भर लेखक के घर रहे और सबसे घुल मिल गए। वे सभी रोज एक साथ खाते पीते, मस्ती करते, ठहाके लगाते यानी जोर जोर से हंसते। ऐसा लगता था मानो ये लोग सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। सदियों से यानी कई वर्षों से, काफी समय से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं और कोई अपरिचित ये नहीं थे। बुआ जी ने तिल की मिठाई भेजी थी। तिल की मिठाई बच्चों, जिसे दिल्ली में गजक कहा जाता है और यहाँ पटना में तिलकुट कहा जाता है। उस तिलकुट को या गजक को, जो तिल की मिठाई थी, वह सब ने मिलकर खाई। और बुआ जी कितना ख्याल रखती हैं, यानी वैसे भी लड़कियों की आत्मा मायके वालों में बसती है, तो बुआ जी ने भी सबका ख्याल रखा था। और कहते हैं कि भाई भतीजों में तो उनकी आत्मा ही बसी थी, इसीलिए तो उन्होंने वहां से इनके लिए तिलकुट भेजा था। उनके द्वारा भेजा गया तिलकुट को इन्होंने अपनाया था। ठीक उसी तरह से इन सब ने उनके द्वारा भेजे गए परिचित को भी अपना लिया था और उन्हें अपना रिश्तेदार बना लिया था, यानी उनसे पूरी तरह हिल मिल गए। यहाँ लेखक कहते हैं कि आपको जानकर आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि वे रिश्तेदार कभी दोबारा उनसे नहीं मिले। हालांकि यह बात उस समय भी सबको आभासित थी कि ये परिचित मात्र हैं और कभी हमसे नहीं मिलेंगे, किंतु इसके बावजूद चूंकि वह मेहमान थे इसलिए उनका पूरा पूरा ख्याल रखा गया था। और आज भी जब उनके आने की, देर रात आना, खाना पकना और उसके बाद सोने की व्यवस्था करना, फिर सुबह सुबह उठकर अस्पताल की तैयारी करना, इन सभी बातों में हालांकि यदि हम सोचें तो बड़ी अड़चन सी अनुभूति होती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि उन बातों की याद जब भी आज आती है तब भी रजाई के छिन जाने का कोई गम न हो करके खुशी ही होती है। अब यहाँ अगले परिच्छेद में लेखक एक दूसरी घटना का वर्णन कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि एक बार 25 साल पहले भोपाल से दिल्ली नौकरी के लिए लेखक गए थे। उस समय उनके रहने की भी व्यवस्था उनके मामा जी ने एक चिट्ठी लिखकर अपने जज दोस्त के नाम पर लेखक को दी थी, जिसे लेकर वह भोपाल से दिल्ली के किदवई नगर में गए थे। किदवई नगर
यहाँ पर ही जज दोस्त रहा करते थे लेखक के मामा जी के। और उस चिट्ठी को लेकर जब वह उनके घर पहुंचे तो विश्वास करो, जितना ख्याल लेखक ने या लेखक के परिवार ने उनके यहाँ रात में आने वाले लोगों का रखा था, उतना ही ख्याल लेखक का भी मामा जी के किदवई नगर के जो दोस्त हैं, जज दोस्त, उन्होंने रखा था। उनके घर में लेखक एक सदस्य की भांति रहे, हैसियत यानी सदस्यता की तरह, यानी सदस्य की भांति वह रहे। और उनकी बेटियां लेखक की बहनें बन गईं और बेटा उनका भाई बन गया। यहाँ तक कि कभी लेखक को आने में, कार्यालय से आने में देर हो जाती तो भी वह चिंतित हो जाते और लेखक की राह तकते थे। इस तरह से लेखक ने अपने बचपन की लगभग 3 घटनाएं हम सबके साथ साझा की है। इन घटनाओं को पढ़कर यहाँ लेखक बताते हैं कि एक परिजन जानना चाहते हैं कि लेखक हर रोज माँ, भाई, पत्नी, पिता या तमाम रिश्तों पर ही क्यों लिखते हैं। रिश्ते तो उनके पास भी हैं, फिर रोज रोज रिश्तों की चर्चा वे क्यों करते हैं। देखो बच्चों, अब उन्होंने जो बात पूछी है, लेखक कहते हैं कि वाकई में मैं भी सोचने बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि सचमुच रिश्ते तो सभी के पास हैं, लेकिन क्या वे सचमुच रिश्ते हैं? यानी आज रिश्ते सिर्फ नाम के रिश्ते रह गए हैं। उन रिश्ते जो अपनत्व का भाव होता है वह नहीं मिल पाता है। और अपने एक लेखक कहते हैं कि उनके पास किसी ने रिश्तों के संबंध में कुछ सुंदर पंक्तियां लिखकर भेजी हैं। उन पंक्तियों को साझा करते हुए, हम सबके साथ शेयर करते हुए कहते हैं कि अकेले हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच बातें करते हैं। यानी जब हम अकेले होते हैं तो बोलते हैं, जबकि रिश्तों के में होते हैं, यानी कई लोग जब हमारे साथ होते हैं तब हम अपनी बातें बोलते हैं, सामने वाले की सुनते हैं, समझते हैं और जो कमियां होती हैं उनको भी सुधारते हैं। इसी तरह से अकेले हम मजे कर सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच उत्सव मनाते हैं। यानी एक अकेले जब हम होते हैं तो आनंद कर उठाते हैं, सिर्फ मजा करते हैं, जबकि हम रिश्तों में होते हैं तो सब जब मिलकर मजा करते हैं तो वह जो मजा है वह उत्सव यानी त्योहार की भांति जान पड़ता है। इसी तरह अगला कथन लेखक कहते हैं कि जब हम अकेले होते हैं तो मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन जब रिश्तों के बीच होते हैं, कई लोग हम रिश्तेदारी में होते हैं, तब सभी हंसी के ठहाके लगाते हैं, यानी जोर जोर से हंसते हैं। मिलजुल कर जब मुस्कुराएंगे तो हंसी के ठहाके तो होंगे ही। और अंतिम लाइन यह है कि यह सब सिर्फ इंसानी रिश्तों में ही संभव है। यानी इंसान ही है जो रिश्तों के बीच उत्सव मनाता है, बातें करता है, ठहाके लगाता है। अन्य प्राणियों में ये बात नहीं होती। बच्चों, यहाँ पर तुम सबको सब टीवी का विज्ञापन याद आ गया होगा कि वहां पर भी कहा जाता है यही बात। अब इन परिच्छेद में, अंतिम 3 परिच्छेद में लेखक ने आज की वास्तविकता से हमारा परिचय कराया है। लेखक कहते हैं कि भले ही मैं रोज रोज रिश्तों की कहानियां लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि आज हम सब अकेले रह गए हैं। यानी बात यह नहीं कि हमारे पास रिश्ते नहीं हैं, रिश्ते हैं, लेकिन हम सब अपने आप में इतने अधिक व्यस्त और मस्त हो चुके हैं कि हमें अपने अलावा किसी और की सुध ही नहीं रहती। यही कारण है कि रिश्ते तो सारे हैं, लेकिन कोई रिश्ता हमारे पास बचा नहीं है। और यही बात है कि आज जब लेखक जाते हैं तो वह होटल बुक कराते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं आज वे सारे रिश्ते कहाँ चले गए जहाँ मैं हक से चले जाया करता था। यानी मामा के दोस्त के घर जितने हक से लेखक चले जाते थे, गए थे, उस तरह आज वह कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। बच्चों, यहाँ पर अगला जो बताया है कि यदि किसी के पास बुआ के उस पड़ोसी का कोई रिश्ता बचा है तो आप भाग्यशाली हैं। यानी आज रिश्ते तो अनेकों हैं, लेकिन इन अनेकों रिश्तों के बावजूद कोई किसी से
रिश्ते तो अनेकों हैं, लेकिन सभी अपने अपने आप में व्यस्त होने के कारण, अपने आप में मस्त होने के कारण, जब कोई मेहमान कहीं आ जाता है तो मेजबान को भी अड़चन होने लगती है और मेहमान भी अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाता है। यानी दोनों को ही रोक टोक की स्थिति का आभास होता है, अड़चन होती है। रोज का जो व्यस्त कार्यक्रम है उसमें बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। यही कारण है कि आज जब किसी को जाना होता है तो किसी परिचित यानी घर के रिश्ते होने के बावजूद लोग होटलों में ठहरना अधिक आरामदायक महसूस करते हैं। और यहाँ पर अंतिम पंक्ति में लेखक कहते हैं कि मैं तो अपने उसी भाग्य की तलाश में हर रोज मुंह उठाए आपके पास पहुंच जाता हूँ। यानी जिन रिश्तों को लेखक ने जिया है आत्मीयता से, उस आत्मीयता को, अपनेपन को लेखक आज खोज रहे हैं जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण है कि लेखक रिश्तों पर आधारित कहानियां ही अधिक लिखते हैं। यह भी कहानी समय संस्मरण संग्रह से लिया गया है। बच्चों, पाठ पूर्ण हो चुका है और अब मैं कठिन शब्दों के अर्थ बता रही हूँ। शब्द है निर्देश अर्थात संकेत करना, हैसियत सामर्थ्य, परिजन परिवार के लोग, प्रस्तुत उपस्थित, यकीन विश्वास, उत्सव त्योहार, ठहाका जोर से हंसना, इंसानी मानवीय, व्यस्त तल्लीन, निर्देशक निर्देश देने वाला, रफ्तार गति, सुस्ताना आराम करना, नीर पानी, क्षीर दूध, हक अधिकार, होड़ स्पर्धा, फटाफट तुरंत, इंतजाम प्रबंध, आगंतुक आने वाले, हैरान आश्चर्यचकित होना, जेहन समझ बुद्धि, हैसियत सामर्थ्य, परिजन परिवार। बच्चों, मुहावरे और उनके अर्थ अब कान न देना, अनसुना करना, आंखें खोलना, भ्रम दूर होना, संकट से दो दो हाथ करना, मुकाबला करना, पत्थर की लकीर होना, पक्की बात होना, और कर भला तो हो भला, यानी परोपकार करने से अपना भी उपकार होता है। बच्चों, इसी के साथ बता दूं कि पाठ पूर्ण हो चुका है। दिए गए शब्दार्थ द्वारा पाठ को समझने में सहायता होगी। बच्चों, उम्मीद है संपूर्ण पाठ अच्छी तरह से समझ चुके हो। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और बच्चों, कई बच्चों की मांग हो रही है कि टीचर प्रश्न बताइए। तो बच्चों, यदि अधिक बच्चों को यह समस्या होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जब कमेंट आएगा मुझे कि प्रश्नोत्तर भी दीजिए, तो मैं उस पर आधारित वीडियो भी बनाऊंगी। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करो। और वीडियो में जो बात पसंद आई है वह बताओ, या जो कमी हुई है वह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हो। धन्यवाद।